नमस्कार मित्रों, भारतीय इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल। इससे पूर्व हमने भारतीय इतिहास का वर्गीकरण का एक टॉपिक पहले से अपलोड कर दिया है। मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को समझने से पहले आप भारतीय इतिहास का वर्गीकरण अच्छे से समझें और उसके बाद में इस टॉपिक को अगर देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वह 20 से 25 लाख वर्ष से प्रारंभ होकर के 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है वह इसके अंदर रखा गया है। अब देखिए, क्या आधार रहा, कौन सा आधार रहा जिसके आधार पर हम इसको विभाजित कर पाए। किसी भी समय की जानकारी के लिए पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं वे सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणिक साक्ष्य माने जाते हैं। ये वह काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि यह वह समय था जब मानव ने भाषा का विकास नहीं किया था, अतः उसकी कोई लिखित सामग्री हमें प्राप्त नहीं हुई है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इस काल का हम निर्धारण कर पाए हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग कौन कौन से होंगे? देखिए, इसका जो पहला भाग होगा वह होगा पूरा पाषाण काल। दूसरा जो भाग होगा इसका वह होगा मध्य पाषाण काल और तीसरा जो काल होगा वह होगा नवपाषाण काल, अर्थात पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इन 3 भागों में हम प्रागैतिहासिक काल को बांट सकते हैं। कालक्रम की बात करें कि क्या समय रहा होगा, पूरा पाषाण काल का जो समय है वह 20 से 25 लाख वर्ष से प्रारंभ होकर के 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है वह समय पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। मध्य पाषाण की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के 4,000 ईसा पूर्व जो समय है वह मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। और नवपाषाण की बात करें तो 4,000 से प्रारंभ होकर के 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह नवपाषाण का समय माना जाता है। कालक्रम को लेकर के मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सभी विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन हमने जो समय लिया है वह काफी पुस्तकों और विद्वानों के विचारों से तो तथ्य जुटा करके ये हमें सबने निर्धारित किया है। लेकिन फिर भी आप इस समय को थोड़ा ऊपर नीचे मान सकते हैं, लेकिन यदि हम समय का आधार नहीं लेके चले तो समझने में काफी कठिनाई होगी, इसलिए हमें किसी एक समय को पकड़ना पड़ेगा। चलते हैं। अब देखिए, पूरा पाषाण काल जो है इसको समझने के लिए हम इसको फिर से 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग होगा निम्न पूरा पाषाण काल। देखिए, ये वो समय था जब मानव ने अपना विकास प्रारंभ किया और ये बहुत लंबा समय है। इसको एक ही काल में समझ पाना काफी कठिन होगा। सुविधा की दृष्टि से हमने मानव के विकास क्रम के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है और मुख्य आधार रखा है मानव ने जो औजार उपयोग में लिए, औजार या हथियार, उनकी बनावट के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। तो पहला भाग होगा निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका समय रहेगा 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होकर के 1 लाख वर्ष तक का जो समय है वह कहलाएगा निम्न पूरा पाषाण काल।
अगले काल की यदि हम बात करें तो मध्य पूरा पाषाण काल, इसका जो समय रहेगा वह रहेगा 1 लाख से प्रारंभ होकर के 40,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह मध्य पूरा पाषाण काल कहलाएगा। और अंत में उच्च पूरा पाषाण काल जो 40,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 10,000 ईसा पूर्व तक रहेगा। देखिए, हमने पूरा पाषाण को 3 भागों में विभाजित किया। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसका थोड़ा विस्तार करके समझने का प्रयास करते हैं। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, जैसा कि ये नाम है, समय के बारे में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। पैलियोलिथिक एज एक यूनानी भाषा का शब्द है। पैलियोलिथिस यानी प्राचीन, लिथिस यानी पाषाण। पैलियोस प्राचीन, लिथिस पाषाण, इन दोनों को यदि शब्दों को मिलाए तो बनता है पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल। ये तो हुई शब्द रचना की बात। अब यदि हम बात करें कि यह काल किसके लिए प्रसिद्ध रहा, देखिए, मनुष्य जब विकास प्रारंभ करता है तो पेट की भूख को शांत करने के लिए वह जो कार्य करता है वही उसका मुख्य कार्य माना जाता है। हम लोग एक बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि मानव जब अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए जो मुख्य कार्य करता था वह था आखेट यानी कि शिकार करना। जब शिकार कर लिया, भोजन की पूर्ति हो गई, मानव ने विश्राम कर लिया और जब भूख लगी तो पुनः शिकार के लिए निकल पड़ा। यही उसकी मुख्य दिनचर्या थी। अतः हम ये कह सकते हैं कि उस समय का मानव किस प्रकार से एक तो आखेटक के रूप में था और एक भोजन संग्राहक के रूप में। जो भोजन जितना खा सकता है उसने खाया, बाकी बचा हुआ भोजन संग्रह के रूप में अपने पास रख लिया। ये उसके मुख्य कार्य थे। आगे हम बात करते हैं कि अभी तक भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं मिले हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वे उनके कुछ उपकरण ही मिले हैं। प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लगभग 20 से 25 लाख ईसा पूर्व के उपकरण माने जाते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक, जो कि वर्तमान में बोरीवली कहलाती है, वहां से खुदाई से कुछ अवशेष प्राप्त हुए जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व की मानी जाती है। वहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। जो गोल पत्थरों से बनाए हुए उपकरण मिले हमें, सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास यानी कि चेन्नई में पाए गए। इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी, इलाहाबाद से भी प्राप्त हुए हैं। ये वे स्थान है जहां से हमें इस काल के औजार प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की, यानी कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सर्वप्रथम जो है इसके बारे में खोज प्रारंभ की। तो देखिए, इसके जो जनक का नाम है वह है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है वे एक भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे और इन्होंने 1863 में हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी, जो कि तमिलनाडु के पल्लवम नामक स्थान से प्राप्त की। अतः रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही
प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। यानी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे माना जाता है, तो उस समय उत्तर होगा हमारा रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब अगला जो हमारा प्रश्न उठता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक किसे कहा जाता है। प्रागैतिहासिक खोज के जनक कौन हो गए? रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक किसको माना जाता है? तो उनका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बढ़ावा दिया और इन्हीं को इसका जनक माना जाता है। ये ब्रिटिश सेना के अंदर इंजीनियर थे और इसी के साथ साथ पुरातत्व के अंदर विशेष रुचि रखते थे। अतः अंग्रेजों ने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम रखा गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और इनको इसका महानिदेशक बनाया गया। अब देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास रायसेन जिले में भीमबेटका एक पर्वत गुफाएं हैं और उन गुफाओं से हमें कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका एक ऐसा स्थान है जहां से पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीनों ही कालों के वहां से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, चित्र प्राप्त हुए हैं। अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गए भारतीय पुरातत्व विभाग के हिसाब से। इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर द्वारा 1857-58 में इसकी खोज की गई भीमबेटका की और 600 के लगभग गुफाएं प्राप्त हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास नहीं विश्व इतिहास को समझने के लिए या मानव के विकास को समझने के लिए। जुलाई 2003 में इसी भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये वे चित्र हैं आपके सामने स्क्रीन पर। इन चित्रों में मानव के सहवास तथा शिकार आदि के चित्र चित्रित है और वर्तमान स्थिति में भी काफी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि उस समय का मानव भित्ति चित्र या दीवारों पर चित्र बनाने के लिए पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल करता था। अतः वह काफी अच्छी स्थिति में आज भी है। अगला देखिए, इस समय मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था, जैसा कि चित्रों में भी दिखाया गया है और औजार और अन्य जो हमें उपकरण प्राप्त हुए उससे भी यही पता चलता है। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि मानव उस समय पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। अपने परिवार या अपने आसपास के लोगों या खुद की भूख मिटाने के लिए केवल वे शिकार पर निर्भर था। पुरापाषाण काल का मानव अग्नि से अनभिज्ञ था। देखिए, यह थोड़े से समझने वाली बात है। हमने देखा है कि यदि आग जल रही है और कोई पशु, वर्तमान समय में भी कोई पशु उस आग के नजदीक नहीं जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, अगर कोई भी इनमें से कोई पशु है और आग जल रही है तो निश्चित है वह उससे दूर रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि उनको आग का ज्ञान नहीं है? आग का तो ज्ञान है, लेकिन उस आग को नियंत्रित कैसे करें और उसको अपने प्रयोग के लिए कैसे इस्तेमाल करें, यह पूरा पाषाण काल के मानव को पता नहीं था। यानी आग के
प्रयोग के ज्ञान के बारे में वे बिल्कुल अनभिज्ञ थे, हालांकि उन्हें अग्नि की जानकारी जरूर थी। संभवतः इस समय मनुष्य निग्रोटो जाति के थे। भारत के पुरापाषाण युग में भारतीय पुरापाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। यानी जो औजार हमें प्राप्त हुए हैं, शुरुआत में जो औजार थे वे थोड़े अनगढ़ थे, बेडोल थे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि उनके अंदर सुंदरता नहीं थी या आकार में भी थोड़े बड़े थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और मानव के मस्तिष्क का विकास होता है और वह उन औजारों को और अच्छा बनाने का प्रयास करता है और इसी को आधार मान करके इसके हम विभाजन कर पाए हैं। और ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इनको कहेंगे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, जिसका काल निर्धारण हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए, निम्न पुरापाषाण काल की जो औजार हमें प्राप्त हुआ है, जो महत्वपूर्ण औजार है, वह क्या है? वह है हस्त कुठार, यानी कि हैंड एक्स, हाथ में लेने वाली कुल्हाड़ी, और एक है विदरणी, यानी चीरने के लिए, पत्थरों को चीरने के लिए। ये 2 प्रमुख औजार है जिनके आधार पर हम इसको निम्न पुरापाषाण का औजार मानते हैं। अगला है मध्य पाषाण काल। इसके अंदर फ्लक्स के बने हुए औजार हैं, यानी फलक के बने हुए। देखिए, आपने देखा होगा नदियों के अंदर बह करके जो पत्थर आते हैं लुढ़कते लुढ़कते, वे काफी गोल हो जाते हैं। अगर उनको 2 भागों में बांटा जाए तो एक फ्लक्स का टाइप बनता है, एक ब्लेड टाइप बनता है। तो ये जो हथियार है वे मध्य पुरापाषाण काल के हथियार है। और अंत में उच्च पुरापाषाण काल के जो हथियार है वे सल्क और ब्लेड के बने हुए हैं। यानी मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में मध्य पुरापाषाण काल की तुलना में और उनमें निखार आया और सुंदरता आई। इस आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए, मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि कैसा रहा होगा उस समय का, कैसे औजार रहे होंगे। जैसे हमने बात की हैंड एक्स की, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक जो हाथ में पकड़ने का जो डंडा टाइप का है वह तो लकड़ी का है, लेकिन आगे का जो मेन हथियार है वह पत्थर का बना हुआ है। तो इस तरह से ये एक हैंड एक्स और ये क्लेवर टूल, जिसे विराजनी कहा गया। और अब देखिए, ऊपर वाले चित्रों में और नीचे वाले चित्रों में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो इनके अंदर धार तेज होती गई और आकार छोटा होता गया। ये सल्क यानी फ्लक्स से बने हुए औजार, और इस प्रकार से मानव जो है वे उपयोग में लेने वाले औजारों का निरंतर अपना जो विकास करता जा रहा था। अब देखिए, पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब देखिए, एक और फैक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन स्थित संग्रहालय में रखी हुई वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटने का जो है बांटा जा सकता है। इस आधार पर वो है पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा जो है लोह युग। इस आधार पर भी ये एक अलग से वर्गीकरण एक विद्वान ने दिया था, लेकिन इसको बड़ा आधार नहीं मान करके हम जिसको शुरू से अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी को मानेंगे। अब हम बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल की। वह पुरापाषाण काल का जो समय है वह बहुत लंबा समय है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मानव के
प्रारंभिक विकास की। अब प्रारंभिक विकास का मतलब यह हुआ कि उस समय मानव किस अवस्था में था, बिल्कुल बंदर की अवस्था में, और वहां से वे अपना विकास प्रारंभ करता है। देखिए, इस समय मानव पत्थरों से निर्मित औजार का प्रयोग करते थे, जैसे कि हस्त कुठार, खंडक या विरादनी। मानव जब अपने विकास के क्रम में था, तब संभवतः ऐसा हुआ होगा कि मानव पेड़ों पर ही रहता था। देखिए, मानव ने जब अपना विकास प्रारंभ किया, तब वे उसकी जो शुरुआती दिन है, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि मानव और जानवर, इसके बीच की जो कड़ी है, हम ऐसा मान सकते हैं कि वह मानव जो कुछ समय पहले एक जानवर की अवस्था में था, वह पेड़ों पर रहता था और पेड़ों पर उसने चलना प्रारंभ किया। पेड़ों पे चलना कैसे प्रारंभ करेगा? देखिए, पैर उसके एक टहनी पर और दूसरी टहनी को उसने हाथ से पकड़ रखा और उसने चलना प्रारंभ किया और अपना बहुत सा समय उसमें व्यतीत किया। यानी लाखों वर्षों की विकास के बाद में धीरे धीरे हो सकता है पेड़ों के ऊपर जो उसको फल वगैरह मिल रहे थे वे समाप्त हो गए, तो उसको जमीन पर आना पड़ा। और जब जमीन पे आया, तब उसकी वो जो प्रैक्टिस थी, जो लाखों वर्षों की जो प्रैक्टिस थी, जो उसके जीन डीएनए में ट्रांसफर हो चुकी थी, यानी कि खड़े होने की ताकत, जब वे जमीन पर आया तब उसको उस ताकत का एहसास हुआ। किस प्रकार? जैसे ही वे जमीन पर आया तो उसको लगा कि अब मेरे दोनों जो हाथ है वे फ्री है, यानी कि वह पैरों पे खड़ा होकर के चल सकता था, लेकिन अभी वे पूर्ण रूप से खड़ा नहीं हो पा रहा था, झुक करके चल रहा था। लेकिन यह तय है कि वह बिना आगे वाले पैरों की, यानी कि हाथों की सहायता से पीछे वाले पैरों पे खड़े होकर के चलना प्रारंभ कर चुका था। इस स्थिति का लाभ उसको बहुत लाभ मिला। कैसे? कि दोनों हाथ फ्री होने की वजह से वे हथियार उठा सकता था और खड़े होने की वजह से उसकी लंबाई बढ़ गई और वह काफी दूर तक अपने शिकार को देख सकता था या आने वाले खतरे को भांप सकता था। जैसा कि चित्रों में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार वह पेड़ों पर रहता था, कंदमूल खाता था और फिर वह जमीन पर आकर के अपना कार्य करने लगा। और ये शीत युग की समाप्ति थी, यानी कि शीत युग समाप्त होता है और ऋतु में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है और धीरे धीरे मानव अपना विकास प्रारंभ करता है जमीन के ऊपर। देखिए, ये जो प्रैक्टिस थी, इसका उसको बहुत लाभ मिला और वह जमीन के ऊपर आसानी से अपना जीवन जीने लगा। इसके साथ ही उसके दोनों हाथ किसी भी वस्तु या हथियार आदि को उठाने के लिए उसके सहायक बने। अधिकांश पाषाण युग हिम युग के गुजर जाने के बाद स्टार्ट होता है। निम्न पुरापाषाण स्थल भारतीय महाद्वीप में लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होता है। निम्न पुरापाषाण काल के भारत के अंदर सभी जगह लगभग प्राप्त होता है, जिसमें असम की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में वैसे तो मिलता है, लेकिन ये कुछ घाटियां हैं जहां पर इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। देखिए, जिस समय निम्न पुरापाषाण काल का मानव है, लेकिन फिर भी उसको जल की आवश्यकता तो होगी, तो उसके अवशेष नदी घाटियों के आसपास अधिक मिलते हैं। मानव का विकास प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे झुक करके चल रहा, फिर वह खड़ा हुआ और फिर पूर्ण रूप से खड़ा होकर के अपना विकास प्रारंभ करता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्थान थे जहां से मानव को जो इस काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। देखिए, पहलगाम जो कि कश्मीर में है,
और बेलन घाटी जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान से भी बहुत से प्रागैतिहासिक काल के स्थान मिले हैं। भीमबेटका जैसे कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और तीनों ही काल के अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं। नेवासा अहमदनगर जिले में जो महाराष्ट्र के अंदर है, हंसी गुलबर्गो जो कि कर्नाटक में है। इस प्रकार से ये बहुत से स्थान है जहां से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल के शल्क उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। मुख्य औजार के रूप में पृथ्वी की पपड़ियों से बनी विभिन्न प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी, खुरचनी आदि मिले। जैसा कि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया और मानव ने अपना विकास प्रारंभ किया तो उसके औजारों के अंदर और निखार आता गया। अब यहां पर क्या होगा कि औजार और धारदार हो जाएंगे और उनके अंदर सुंदरता बढ़ जाएगी, आकार में छोटे हो जाएंगे। हमें वेदनिया और फलक जैसे हथियार भारी मात्रा में मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई तथा हिमयुग अंतिम अवस्था में था अपने। इस समय आधुनिक मानव जो था वह होमो सैपियंस के रूप में था, यानी होमो सैपियंस मानव का उदय हुआ। अब होमो सैपियंस कैसे दिखते थे ये आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस प्रकार के होमो सैपियंस मानव थे मध्य पाषाण काल में। इस काल के औजार अधिक तेज और चमकीले थे, यानी उनकी जो चमक वो तेज हो गई और धार तेज हो गई, आकार में छोटे हो गए और दिखने में सुंदर हो गए। ये औजार हमें आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य दक्षिण उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार से प्राप्त होते हैं। देखिए इस चित्र में आप आसानी से समझ पाएंगे कि पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में क्या अंतर रहा होगा। मध्य पाषाण काल युग में के जो महत्वपूर्ण स्थल है जहां से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए उनको एक बार देख लीजिए। भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर और ऊपरी सिंध की रोहिरी पहाड़ियों और नर्मदा के किनारे स्थित समानापुर आदि ये प्रमुख स्थान है जहां से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो उच्च पुरापाषाण काल की जो प्रमुख औजार हैं वे तक्षणी और खुरचनी, ये दो प्रमुख औजार प्राप्त हुए उच्च पुरापाषाण काल के। उच्च पुरापाषाण कालीन प्रमुख स्थल बेलन घाटी उत्तर प्रदेश आदि से प्राप्त हुए, सोन घाटी मध्य प्रदेश और शीय भूमि बिहार आदि से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लिंक पर जा सकते हैं। धन्यवाद।